नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 9 अप्रैल 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो, हिंदू में डिस्कस करने वाले आर्टिकल्स नहीं हैं, तो 3 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे अलग अलग न्यूज़पेपर से। सबसे पहले डेली पायोनियर का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कोस्टल इरोजन से संबंधित। ये इशू हमने डिस्कस नहीं किया, इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, कल हमने जो आर्टिकल डिस्कस किया था ना, हैज़ IAS फेल्ड द नेशन, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल था। अब इस आर्टिकल के जवाब में ना दीपक गुप्ता जो फॉर्मर यूपीएससी चेयरमैन हैं, उन्होंने आर्टिकल लिखा है, तो एक अलग तरह का व्यू मिलेगा। कल वाले आर्टिकल में हमने क्रिटिसिज्म डिस्कस किया था IAS ऑफिसर्स का कि वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, कॉम्प्लेसेंसी आ चुकी है सर्विस में। लेकिन आज जो आर्टिकल है वो बचाव करता है, वो कहते हैं IAS ऑफिसर्स ने अच्छा काम किया है। तो दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव हमें मिल जाएंगे, आंसर राइटिंग के लिए हमारा काम पूरा हो जाएगा। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स का मल्टी कल्चरलिज्म से संबंधित। वैसे हमें ये अब हटा देना चाहिए, हिंदू में आर्टिकल्स तो काम के होते नहीं हैं, टाइम और वेस्ट हो जाता है। हिंदू के आर्टिकल्स पढ़ने लगते हैं, कुछ काम का मिलता नहीं है, कई बार तो स्लाइड भी बन जाती है लेकिन छोड़ने पड़ते हैं। तो आगे से हमारा होगा सिर्फ एडिटोरियल डिस्कशन। हिंदू में अच्छे आर्टिकल्स होंगे तो उन्हें जरूर लेंगे, लेकिन जब आर्टिकल काम के आते ही नहीं है तो सिर्फ द हिंदू के नाम पर इनिशिएटिव का नाम रखने से क्या फायदा। आर्टिकल्स अच्छे जहां से भी मिले, हमारे करंट अफेयर्स पूरे कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से जहां से भी पूरे हों, वहां से हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये है, डिस्कस द रोल ऑफ IAS इन मॉडर्न डे इंडियन डेमोक्रेसी। जो ये डिबेट चल रही है ना, इसी के बारे में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। रोल ऑफ IAS इन मॉडर्न डे इंडियन डेमोक्रेसी, डू यू थिंक हैज IAS फेल्ड द नेशन? क्या आपको लगता है IAS ने नेशन को फेल किया है? ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में। उसके बाद ये कोट है, सिडनी हैरिस ने एक बार बोला था, खतरा देखो इस बात से नहीं है कि कंप्यूटर जो है वो इंसान की तरह सोचने लगेंगे, खतरा इस बात से है कि इंसान जो है वो कंप्यूटर्स की तरह सोचने लगेगा, इंसान जो है वो मशीन की तरह सोचने लगेगा, मशीन की तरह बिहेव करने लगेगा। ऐसे से कोर्ट ना यूपीएससी ऐसे में दे देती है, इस बार भी आपने देखा होगा। तो अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कोस्टल इरोजन से संबंधित है। आप JS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इससे पहले कि हम आज का आर्टिकल डिस्कस करना स्टार्ट करें, कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। कोस्टल इरोजन से आप क्या समझते हो? हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए ये सी है, समुद्र है, यहाँ पानी है। अब देखो, कोस्ट पर ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सैंड होती है बीच पर, आपने देखा होगा, सोइल भी मिलती है, रॉक्स भी मिलती हैं कोस्ट पर। लेकिन जब कुछ ऐसा हो जाए, कुछ फैक्टर्स के कारण कोस्ट पर मौजूद ये सैंड, सोइल, रॉक, इनका इरोजन देखने को मिले, तो वो है कोस्टल इरोजन। अब फैक्टर्स की बात करें, जब मैंने बोला ना कुछ ऐसा हो जाए, क्या हो जाए, जैसे देखो सी में पानी का लेवल इंक्रीज हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो जब पानी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो पानी आगे आता जाएगा ना, बीच पर जो सैंड मौजूद है वो सबमर्ज होती जाएगी। या फिर देखो स्ट्रॉन्ग वेव एक्शन, या फिर कोस्ट पर फ्लड आ जाती है, सुनामी आ जाती है एकदम से। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए फैक्टर्स का। इन फैक्टर्स के कारण कोस्ट पर मौजूद रॉक्स, सोइल और सैंड जो है वो इरोड होने लगते हैं, बह जाते हैं, उनका सबमर्जेंस हो जाता है। तो ये है कोस्टल इरोजन। अब इसकी एक कॉम्प्लीमेंट्री टर्म है जिसका नाम है कोस्टल एक्रीशन। कोस्टल एक्रीशन का क्या मतलब होता है, यहीं पर आप एग्जाम्पल देखिए। देखो, जब रफ वेदर है, रफ वेदर मतलब एकदम से तूफान सा आ गया, जिसकी वजह से सी से जो पानी है थोड़ा आगे आ गया और सैंड, सोइल, इन सबको बहा कर ले गया। लेकिन देखो, जब थोड़ा वेदर शांत होगा तो हो सकता है कि वो सैंड जो सी बहा कर ले गया है वेव्स की फॉर्म में, तो वो वापस ले आए बीच पर। हो सकता है जो पत्थर बहा के ले गया है वो वापस ले आए जब वेदर काम हो। तो देखो, जहां पर फिर सी या वेव्स की फॉर्म में वो सारी चीजें वापस लाएगा ना, जो पहले ले गया था जब वेदर थोड़ा रफ था, वापस लाएगा सैंड वगैरह, पत्थर वगैरह, कहीं तो खड़ा करेगा ना उन्हें, कहीं तो जमा करके रखेगा उन्हें। तो कई बार ऐसा होता है, वेदर काम होने के बाद सैंड वगैरह सी जो है वापस ले आता है और किसी एक जगह पे इकट्ठा कर देता है। इससे लैंड एरिया जो है वो एक्सपेंड हो जाता है। तो आप लेमन टर्म्स में कह सकते हो दोनों जो है वो अपोजिट टर्म्स हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कोस्टल इरोजन होगा तभी तो कोस्टल एक्रीशन होगा ना, समझ गए? अब हम आगे बढ़े उससे पहले आप
प्री के दृष्टिकोण से ये कोस्ट के कुछ फीचर्स देख लीजिए जो आमतौर पर आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो। ये है सी स्टैक्स। जब देखो सी में वेव्स जो हैं बार बार कोस्ट से टकराती हैं तो सी केव बन जाती है, और कई बार सी आर्क भी बन जाती है। आर्क मतलब ये आगे पूरा खुला है। सी केव्स में कोई जरूरी नहीं कि आगे रास्ता निकलेगा, लेकिन नेचुरल आर्क में क्या होता है, ये गुफा बनती है लेकिन आगे रास्ता खुलता है। बे बन जाता है कोस्ट पर, जैसे बे ऑफ बंगाल। ये बीच का तो आपको पता ही है, सैंड मौजूद होती है। और ये देखो ये वेव्स ने काटा है। यहां पर ब्लो होल आप देख सकते हो। ब्लो होल एक प्रकार से मैरीन गीजर होता है, पानी ऊपर निकलता है। तो ये हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लिए। आगे भी इस आर्टिकल को डिस्कस करते हुए जहां भी बेसिक्स को डिस्कस करने की बात आएगी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अब शुरुआत करते हैं आर्टिकल की। आर्टिकल में शुरुआत में ये कहा जाता है, ये जो देखो पेनिनसुलर इंडिया है ना, ये कोस्टल इरोजन की वजह से श्रिंक होता जा रहा है। कई बार रिपोर्ट सामने आती रहती हैं कि काफी तेजी से कोस्टल इरोजन हो रहा है, और 2050 आते आते कोस्टल एरियाज में कई सारे बड़े बड़े लैंडमार्क्स ऐसे हैं जो सबमर्ज हो जाएंगे। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी RMSI, ये देखो ग्लोबल रिस्क मैनेजमेंट फर्म है। इन्होंने इस हफ्ते एक रिपोर्ट रिलीज की जिसमें कहा गया मुंबई, मैंगलोर, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, विशाखापट्टनम, ये सारी कोस्टल सिटीज हैं। यहां पर बहुत सारा जो एरिया है ना वो सबमर्ज हो जाएगा, खास करके डाउनटाउन एरिया 2050 आते आते। अगर इस रिपोर्ट का विश्वास किया जाए, मुंबई में कई सारे लैंडमार्क्स जैसे बांद्रा वर्ली सी लिंक, हाजी अली दरगाह, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, मरीन ड्राइव, ये सब अरेबियन सी के द्वारा खा लिए जाएंगे, इन्हें निगल लिया जाएगा। किसके आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है? IPCC का जो प्रोजेक्शन है ना इंडियन ओशन के बारे में, कि हर साल 300 mm या फिर 1 फुट पानी का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा इंडियन ओशन में। इस रिपोर्ट के आधार पर RMSI ने यह कहा है कैसे इंडिया के इन शहरों में बहुत सारा एरिया सबमर्ज हो जाएगा कोस्टल इरोजन के कारण। अच्छा, वैसे एक क्वेश्चन जो यूपीएससी सीधा सीधा पूछ ले, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कोस्टल इरोजन, आप लिख दोगे? शुरुआत में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया, मैं जल्दी से समराइज कर देता हूं। कोस्टल इरोजन एक तो देखो समुद्र में पानी का लेवल इंक्रीज होने के कारण होता है, दूसरा वेव एक्शन के कारण होता है, सी से वेव्स आती हैं बार बार कोस्ट से टकराती हैं, तीसरा हैवी रेनफॉल की वजह से भी होता है। बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो सोइल ज़्यादा सैचुरेट हो जाती है और सोइल की जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से बह जाती है और लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं। कई बार नेचुरल फेनोमेनन जैसे साइक्लोन, सुनामी, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और बहुत बार मैन मेड एक्टिविटीज़ जैसे कि देखो कोस्टल एरियाज में माइनिंग काफ़ी होती है, सैंड माइनिंग की वजह से भी कोस्ट का इरोजन ज़्यादा होता है। तो ये हमने कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए। अब बात करते हैं इम्पैक्ट की। इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट देखो बहुत सारे होते हैं। कोस्टल इरोजन हो गया, मान लीजिए ये सी है, पहले यहां तक पानी आता था, यहां पे घर थे, अब पानी थोड़ा आगे आने लगा, जहां पे इंसान रहा करते हैं उसके नज़दीक एकदम पानी आ गया। तो फिर देखो वहां पर जो ग्राउंड वाटर है उसका भी कंटामिनेशन देखने को मिलेगा सी वाटर से, पानी पीने लायक नहीं बचेगा। बहुत ऐसी शिकायतें आ रही हैं हमारे कुछ राज्यों में कि कोकोनट ट्रीज जो हैं अब पहले के अपेक्षाकृत कम फ्रूट्स दे रहे हैं। कई सारे लोग स्किन डिजीज की भी शिकायत भी कर रहे हैं। उड़ीसा के कुछ गांव में फ्रेश वाटर तो अब देखो एक बहुमूल्य कमोडिटी हो गया है, क्योंकि पूरा पहले जो ग्राउंड वाटर या फिर दूसरे रिसोर्स हुआ करते थे ना, अब वो कंटामिनेट हो चुके हैं सी वाटर से, यानी वो भी नमकीन बन चुके हैं, पीने लायक नहीं रह गए हैं। नेक्स्ट नुकसान ये होता है, बहुत सारे लोगों को अपना घर बार छोड़कर दूसरे इलाकों में जाना पड़ता है कोस्टल इरोजन की वजह से, और देखो उनको दूसरी जगह सेटल डाउन करना ये बहुत एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सरकार बोल तो देती है हम स्टेप उठा रहे हैं, उठा नहीं पाती। उनका माइग्रेशन होता है दूसरी जगहों पर, शहरों में या फिर दूसरे एरियाज में, तो कई तरह के अलग अलग कन्फ्लिक्ट्स भी पैदा हो जाते हैं। अब आपको जाहिर तौर पे पता है
कोस्टल इरोजन की वजह से पहले जो लोग जैसे मछुआरे हैं दूसरी जगह पर जाएंगे, जिस जगह पर जाएंगे हो सकता है कि वहाँ के लोगों की वजह से वहाँ के लोगों के साथ एडजस्ट ना हो सके, तो ये भी एक इनडायरेक्ट नेगेटिव इंपैक्ट है आप कह सकते हो कोस्टल इरोजन का। अब लास्ट में क्वेश्चन ये है, क्या किया जा सकता है कोस्टल इरोजन को बचाने के लिए, मतलब कोस्टल इरोजन ना हो ये इंश्योर करने के लिए। तो कई सारी चीज़ें सुझाई जाती हैं आर्टिकल में, जैसे आर्टिफिशियल बीच नरिशमेंट। आर्टिफिशियल बीच नरिशमेंट मतलब जैसे देखो, आप आर्टिफिशियली सैंड लाकर रख देते हो बीच पर, कहीं और से ले जाके अपने बीच पर रख दी। दूसरा, कंस्ट्रक्टिंग सी वॉल्स, इस प्रकार से आप सी वॉल बनाते हो कोस्टल इरोजन से बचने के लिए। नेक्स्ट है रिवेटमेंट। रिवेटमेंट में आप देखो इस प्रकार का स्ट्रक्चर खड़ा करते हो कि पानी आए ना, पानी की जो एनर्जी है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाए, मतलब पानी की एनर्जी कम हो जाए और पानी आगे ना जाए या फिर नुकसान ना पहुंचाए। तो इस प्रकार का आप स्ट्रक्चर खड़ा करते हो रिवेटमेंट में। नेक्स्ट है ग्रोइंस। ग्रोइंस में क्या होता है, आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हो कोस्टल एरियाज में ताकि जो सेडिमेंट्स है ना वो ट्रैप हो जाएं। पानी आता है, मिट्टी को बहा के ले जाता है या फिर पत्थरों को बहा के ले जाता है, लेकिन इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा तो सेडिमेंट्स यहीं कहीं फंस जाएंगे। तो ये होते हैं ग्रोइंस। यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछ सकती है कि ये नाम जो है ग्रोइंस है, रिवेटमेंट है, ये किससे रिलेटेड हैं, तो आप बता सकते हो कोस्टल इरोजन से संबंधित हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी काफी पूछती हैं। वैसे देखो मैनग्रोव्स वगैरह लगाने से भी थोड़ा बहुत कोस्टल इरोजन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में आपको लिखना हो तो ये सारे आप लिख सकते हो। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट इस्टेब्लिश किया गया है। काम क्या है, कोस्टल और मेरीन एरियाज जो हैं इंडिया के, वहाँ पे इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रमोट करना। किसकी, कोस्ट की। इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान बनाया है सरकार ने, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स बनाए हैं। कौन से एक्ट के अंतर्गत, ये बनाए हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कोस्टल इरोजन से संबंधित। अब चलते हैं आगे। देखो इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आईएएस से संबंधित है। कल आपको याद होगा हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, हैज आईएएस फेल्ड द नेशन। डी सुब्बाराव ने वो आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि यस। कल ही हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया था। अब इसके जवाब है ना दीपक गुप्ता, जो यूपीएससी के फॉर्मर चेयरमैन हैं, वो कहते हैं नो, आईएएस ने देश को फेल नहीं किया है। और वो अपने व्यू के पक्ष में बहुत सारे आर्गुमेंट्स देते हैं। वो बोलते हैं सबसे पहली बात तो देखो, संविधान ने ही ऐसा प्रोविजन किया है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात माननी पड़ती है, तो इसलिए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात मानते हैं। दूसरी चीज, कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं जिसके अनुसार आईएएस ने देश को एकजुट करके रखा है, हमारे देश में डेमोक्रेसी को मेंटेन करके रखा है। मतलब एक जो बहुत बड़ा लक्ष्य था ना ब्यूरोक्रेसी को लाने का, वो था देश को एकजुट रखना, देश की यूनिटी इंश्योर करना, देश को टूटने से बचाना। तो आईएएस ने अच्छा काम किया है, हमारा देश ज्यादा एकजुट है एज कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सब देशों को आप देख लीजिए। अगर हम ये बोलते हैं आईएएस हैज फेल्ड द नेशन, तो लाखों ना सिर्फ सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स बल्कि जो आईएएस ऑफिसर्स अभी फील्ड पर काम कर रहे हैं उनका भी मोरल डाउन होता है अगर हम सीधा सीधा बोलते हैं कि आईएएस हैज फेल्ड द नेशन। हाँ देखो ये बात सच है, बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स करप्शन में संलिप्त हैं, कॉम्प्लेसेंट हो चुके हैं, सुस्त हो चुके हैं, अपनी स्किन बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन रिफॉर्म की बात आप कर सकते हो कि क्या रिफॉर्म आना चाहिए, क्योंकि देखो ये बोलना कि सिर्फ आईएएस ने नेशन को फेल्ड किया है, इसका मतलब तो आप ब्यूरोक्रेट्स को अगर हटा दोगे, आईएएस जो है इन पूरी सर्विस को ही आप एबोलिश कर दोगे, तो सारी गवर्नेंस की प्रॉब्लम है वो इंडिया में दूर हो जाएगी। ऐसा नहीं है, गवर्नेंस के ओवरऑल इंडिया में चैलेंजेस हैं और दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी चैलेंजेस हैं। तो हमें जो आईएएस में प्रॉब्लम्स है ना उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे डी सुब्बाराव खुद ही बोलते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में है, पेनल्टीज में है, मतलब किस प्रकार से जो लोग काम नहीं करते उनके खिलाफ पेनल्टी लगाई जाए, या फिर इंसेंटिव स्ट्रक्चर में है। तो फिर वो अपना थोड़ा सा प्रमोशन करते हैं। मैंने एक बुक लिखी है, उसमें मैंने बताया है सॉल्यूशन कि कैसे इन प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। कुछ आईएएस ऑफिसर बहुत अच्छा काम करते हैं, सिर्फ नेगेटिव हमें पब्लिसाइज करने की बजाय उनके अच्छे कामों को भी पब्लिसाइज करना चाहिए। लबासना जो एकेडमी है ट्रेनिंग की, वो समय समय पर आईएएस ऑफिसर के द्वारा अच्छा काम किया जाता है, उन्हें पब्लिसाइज करता है। फिर वो बोलते हैं कि देखो आईएएस ऑफिसर्स ने अच्छा काम किया है, ये कैसे पता लगता है
वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997 ने यह कंक्लूड किया था कि हमारे देश में ना जितने भी रिफॉर्म्स आए हैं ना, उसके कोर में आईएएस ऑफिसर ही हैं। कहीं ना कहीं आपको आईएएस ऑफिसर जरूर देखने को मिलेगा। आईएएस ऑफिसर्स के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ और स्किल्स, टैलेंट देखने को मिलता है जिसका देश फायदा उठा सकता है। और बात रही रिफॉर्म्स की, रिफॉर्म तो देखो हर एक इंस्टीट्यूशन में आना चाहिए समय के अनुसार, और आईएएस भी उससे अछूता नहीं है। रिफॉर्म्स जैसे कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ना ट्रांसफर को एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं आईएएस ऑफिसर्स को स्प्रेस करने के लिए। तो ये टूल जो है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं होना चाहिए, मतलब या फिर इसमें सुधार आना चाहिए। कई बार ऐसा बोला गया है कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी या फिर बॉडी आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रांसफर तय करे, ना कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। इवन राइटर तो ये भी सजेस्ट कर देते हैं एज कम कर दी जाए। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। देखो जब भी यूपीएससी कभी भी एज कम करेगी ना, डीओपीटी, तो जो ऑलरेडी एस्पायरेंट्स है ना उनके लिए एज कम नहीं होगी। ऐसा नहीं कि हाँ रात को सोए एज है 32 साल, सुबह उठे तो हाँ डिसीजन पता लगा सरकार ने अब एज कर दी 28। ऐसा नहीं होता है। सरकार ना पहले से ये बता देती है कि 4 साल बाद जो एग्जाम होगा ना, तब जाके एज कम वाली जो चीज है ना वो इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। करंट ईयर से नहीं होती है, इवन उस नेक्स्ट ईयर से भी सरकार ऐसी चीजें नहीं करती है। ऐसी कम बढ़ा बेशक दे सरकार एज, लेकिन जब कम करना होता है ना तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फेस वाइज बेसिस पे ये चीजें इंप्लीमेंट होती है। जैसे हाँ सरकार बोल दे कि 2025 में या फिर 2026 में जो लोग एग्जाम लेंगे ना, जो नोटिफिकेशन जारी होगी उनके लिए एज हो जाएगी 28। ऐसा होता है। लास्ट में राइटर यही बोलते हैं कि देखो सरदार पटेल ने जो हमारे देश में ब्यूरोक्रेसी को एनविसाज किया था ना, वो यूनिटी को ध्यान में रखते हुए किया था, डेवलपमेंट वर्क को कैरी आउट करने के लिए किया था। तो जब भी मैं आईएएस एस्पायरेंट्स का इंटरव्यू लेता हूं तो यही उनको एंकरेज करता हूं कि आइए आप आईएएस जरूर ज्वाइन कीजिए। ये बेस्ट सर्विस है समाज में चेंज लाने के लिए और देश को आगे ले जाने के लिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। दीपक गुप्ता का जो फॉर्मर यूपीएससी चेयरमैन है और आईएएस है, इनका आर्टिकल कल के आर्टिकल के अगेंस्ट था। डी सुब्बाराव का जो हमने डिस्कस किया था, आईएएस हैज फेल्ड द नेशन। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है देखो वो मल्टी कल्चरलिज्म से संबंधित है। छोटा सा आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम्स का। आप जीएस पेपर 1 सोसाइटी से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इससे पहले कि हम आज का आर्टिकल डिस्कस करना स्टार्ट करें, आप मल्टी कल्चरलिज्म का सिंपल मतलब बता दीजिए, बिल्कुल सिंपल भाषा में। टेक्निकल डेफिनेशन नहीं चाहिए, सिंपल भाषा में, लेमैन टर्म्स में, ताकि आप समझ सको। देखो मल्टी कल्चरलिज्म एक सिंपल ऐसा कंसेप्ट है जो ये कहता है सभी तरह के जो कल्चर्स हैं ना किसी भी देश में, जैसे इंडिया में मेजोरिटी में हिंदू हैं, माइनॉरिटी में मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, ये तो हमने धर्म की बात की। एथनिक ग्रुप्स अलग अलग हैं। सभी कल्चर्स, रिलीजन्स और एथनिक ग्रुप या फिर रेस है ना, उनको एक्नोलेज करना, डिफरेंसेस को एक्नोलेज करना, आपस में रिस्पेक्ट हो, ये भी इंश्योर करना, ये भी मल्टी कल्चरलिज्म में आता है। अब देखो इंडिया जो है, इंडिया में तो आपको पता है वैसे ही बहुत सारे कल्चर्स हैं। तो इंडिया ना हमेशा से एक टॉलरेंट कंट्री रहा है और ये इंडिया का एडवांटेज भी है। यहां पे ना देखो 2 तरह के मॉडल्स होते हैं। यूएस में भी आपको पता है अलग अलग कल्चर्स के लोग रहते हैं, बट यूएसए ने इस डाइवर्सिटी को अलग ढंग से टैकल किया है और इंडिया ने इस डाइवर्सिटी को अलग ढंग से टैकल किया है। आप डिफरेंस देखिए, यूएसए में जब मॉडल है ना वो है मेल्टिंग पोट। अलग अलग कल्चर्स के जब लोग यूएसए में जाते हैं ना तो वो मिलके एक कल्चर बनाते हैं, अमेरिकन कल्चर। अमेरिकन वैल्यूज के बारे में आपने काफी सुना होगा, जिसमें लिबरलिज्म, टॉलरेंस, पैसा कमाओ, ये सब चीजें आती हैं, इंडिविजुअलिज्म। दूसरी तरफ हमारा जो मॉडल है ना वो है सैलेड बाउल मॉडल। इसमें क्या है, आप यहां पर देखो, सारी वैल्यूज मिलके एक वैल्यूज नहीं बनाती। ये सब जो है अपनी आइडेंटिटी तो है अलग से बरकरार रखते हैं। जैसे सलाद की एक प्लेट होती है ना, सबकी आइडेंटिटी अलग दिखती है आपको। ओनियन, टोमेटो, जो भी सलाद में है उनकी आइडेंटिटी आपको अलग दिखती रहती है। तो ये है इंडिया का मॉडल, सैलेड बाउल मॉडल। इसमें अलग अलग जो कल्चर्स है ना अपनी आइडेंटिटी जो है वो बरकरार रखते हैं, लेकिन यूनिटी को मेंटेन करते हुए, जो हमारा फेमस कंसेप्ट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो देखो आर्टिकल में यह कहा जाता है मल्टी कल्चरलिज्म जो है वो इंडिया की एक स्ट्रेंथ है हमेशा से। अब कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हमारी इस स्ट्रेंथ को ना खो दें किसी भी रिस्ट्रिक्शन की वजह से। जैसे देखो
डाइटरी रिस्ट्रिक्शन, डाइट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। जाहिर तौर पर राइटर साफ तौर पर बोलते नहीं है, लेकिन उनका इशारा दिल्ली में जो मीट बैन हुआ ना उस पर है। या फिर आप क्या पहन सकते हो क्या नहीं पहन सकते हो इसको लेके यहां पर राइटर का इशारा है हिजाब बैन की तरफ। तो इन छोटी छोटी चीजों पर लड़ना नहीं चाहिए विभिन्न कम्युनिटीज को, मतलब डायरेक्टली आरोप नहीं लगाते हैं राइटर किसी पर भी, लेकिन जनरल बात बोलते हैं कि देखो इन इश्यूज पर हमें ज्यादा ध्यान दिए बिना कुछ ऐसी चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिससे देश आगे बढ़े, हम हमारी सिविलाइजेशन को, हमारे देश को महान बना सकें। जैसे देखो आवश्यकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हमारे देश में डेवलप करने की, देश को कैसे फर्दर आगे ले जाया जा सकता है उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, रोजगार कैसे जनरेट किया जाए उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। बजाय इन छोटी छोटी चीजों पर हमारे देश में विभिन्न कम्युनिटीज अगर देखो लड़ती रहेंगी तो जिस चीज को लेकर हमेशा से हमारा एज रहा है ना मल्टीकल्चरलिज्म, उस चीज को लेकर हमारा एज जो है वो हम खत्म कर देंगे। अगर देखो सोसाइटी में ही इंस्टेबिलिटी रहेगी, सोसाइटी में ही पीस नहीं रहेगी तो कैसे देश आगे बढ़ेगा? सोच के देखिए, यूथ अगर अपनी एनर्जी नष्ट कर देंगे इन सब चीजों पर। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। एक तो देखो यूथ जो है यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस देखें, हिजाब होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हिजाब बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या फिर दिल्ली में मीट बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। देखो मतलब डिस्क्लेमर है, मैंने भी ये वीडियो बनाई थी एथिक्स के पर्सपेक्टिव से, दूसरे चैनल पे हम डिस्कशन करते हैं ना, तो ये इशू मैंने भी डिस्कस किया था। बट मजबूरी है हमारी, तो अब यूपीएससी इस पर पूछ सकती है, एथिकल पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किया था। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, अगर हमारा यूथ इन सब चीज़ों को डिस्कस करने में टाइम वेस्ट करता है, या फिर जो नए नए आइडियाज़ हैं, स्टार्टअप कैसे बने, नई नई टेक्नोलॉजीज को कैसे डेवलप करें, रोजगार के अवसर कैसे पैदा हों, उन पर टाइम अपना इन्वेस्ट करता है, तो किससे फायदा होगा? आप बताइए किससे फायदा होगा? जाहिर तौर पर अगर साइंस एंड टेक पर ध्यान देंगे, इनोवेशन पर ध्यान देंगे, गरीबी पर ध्यान देंगे तो ज्यादा फायदा होगा। एक क्वेश्चन देखो बहुत बार पूछा जाता है, आपने सेकुलरिज्म पढ़ा होगा। सेकुलरिज्म तो देखो हमने भी काफी बार पुरानी वीडियोस में डिस्कस किया है। क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है और आप बताइए आपको उस क्वेश्चन के बारे में क्या लगता है। क्वेश्चन ये है, एक जो टर्की के पुराने शासक थे ना अटातुर्क, उनका मॉडल था कि आप अपना रिलीजन ना घर छोड़ के आइए, घर से बाहर आप निकलते हो ना, आप मतलब कोई ऐसी चीज बाहर मत पहन के आइए जिससे पता लगता हो कि आप इस धर्म के हो या फिर इस एथनिक ग्रुप से हो। सब कुछ आप घर के अंदर छोड़ के आइए, बाहर आप बन के आइए एक नॉर्मल इंसान की फॉर्म में। हर एक पर्सन को अपने कल्चर पर गर्व होना चाहिए, यह बात देखो सही है। हर एक पर्सन, कोई पर्सन अगर वो किसी भी धर्म से हो, अगर अपने धर्म पे गर्व महसूस करता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन जब ये चीजें होने लगती है ना कि मेरा धर्म सही है आपका धर्म गलत है, तब टकराव पैदा होता है। हमें आपस में ना सबके अलग अलग धर्म है, अलग अलग वैल्यूज हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए और धर्म को समय के अनुसार चेंज भी करना चाहिए। अगर किसी धर्म में कोई चीज गलत है ना, क्योंकि समय चेंज हो चुका है, अब बहुत सारी चीजें देखो किसी धर्म में, चाहे कोई भी धर्म हो, अब 10वीं सेंचुरी में, 11वीं सेंचुरी में, 12वीं सेंचुरी में कुछ चीजें किसी धर्म में प्रिवेलेंट थी, तो आज समय चेंज हो चुका है। आपको पता है आज वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं, समय चेंज हो चुका है। अगर आप 10वीं शताब्दी में प्रिवेलेंट उस धर्म की वैल्यूज को आज के धर्म में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तब भी विवाद आएगा। तो हमें रिलीजन को प्रोग्रेसिव बनाने की आवश्यकता है, अलग अलग धर्मों में जो वैल्यूज हैं उनको रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ एक जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि धर्म को आप घर के अंदर छोड़ के आओ, लेकिन बाहर जो है आप एक नॉर्मल इंसान की फॉर्म में निकल के आओ, आपस में ह्यूमनिज्म को आप ज्यादा तवज्जो दो। इस क्वेश्चन को लेके आपका क्या मानना है? तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।